हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और पोको F3 GT लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आज गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको F3 GT आपको क्या क्या ऑफर करता है, इन थियरी हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिकल बातें तो हम तभी करेंगे जब हमारे पास फोन आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पोको जब आया था तो उसने स्पेशली गेमर्स को टारगेट करा था, और पोको F1 ने ऑलमोस्ट मतलब किल कर दिया था। फ्लैगशिप किलर जो वर्ड है उसको दोबारा से उसने किल कर दिया था। यहाँ पर उस प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स आपको देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पोको जो है वो अपने बजट में चला गया और भी सस्ते फोन बनाने लगा। मतलब जो कंपटीशन उसने दिया था, जिस चीज के लिए वो मार्केट में फेमस हुआ था, वो उसने करना बंद कर दिया। और उसके बाद से हम पोको F2 का इंतजार करते गए, लेकिन वो आया नहीं ऑब्वियसली। अब डायरेक्ट आपका पोको F3 GT आ गया है। F2 कहाँ गया पता नहीं। पोको का कहना है कि जो कंपनी का F2 है वो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करा है पोको के X3 Pro ने। मतलब जिस चीज के लिए पोको की F सीरीज जानी जाती थी, वही काम X3 Pro में आपको देखने को मिला। लेकिन फाइनली अब आ चुका है F3 GT। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करूं तो आपको देखने को मिलती है 10 बिट की डिस्प्ले, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। तो गेमर्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। स्पेशली जो टच सैंपलिंग रेट है, ये कहीं ना कहीं BGMI या जो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप मतलब डेली खेलोगे, अगर आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको 10 बिट डिस्प्ले के बारे में नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ पे दो तरह की डिस्प्ले होती है, एक 8+2, एक 10 बिट की ओरिजिनल। यहाँ पर मैं ये मान सकता हूँ कि क्योंकि पोको ने बोला है कि 10 बिट का डिस्प्ले है, तो मे बी हो सकता है कि वो 10 बिट का एक्चुअल डिस्प्ले हो, क्योंकि हमें Mi11 Lite में एक ट्रू 10 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज होने वाली है। MI के स्पेशली अब हर फोन में आपको देखने को मिलेगा ही ये चीज, और Realme भी जल्दी अपने फोन में लेकर आ जाएगा। जैसी उसकी आदत है, हमें पता है Realme भी जल्दी ही आएगा। इसके बाद अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो ये ऑब्वियसली आपने बहुत सारी वीडियोस में देख रखा होगा। K40 Pro को देखो, बिल्कुल सेम है। आगे पीछे Gorilla Glass 5 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। साइड में आपको मेटल का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ एमोलेड में मैंने आपको ये बताया है कि जो आपकी आंखें हैं वो एमोलेड से खराब होती हैं। क्यों खराब होती हैं आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर उस चीज को कम करने के लिए पोको ने DC डिमिंग का इस्तेमाल करा है। अब जनरली देखा गया है कि जो OLED स्क्रीन होती है वहां पर PWM मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करा जाता है, आपकी जो फ्लिकरिंग होती है उसको कम करने के लिए। और जो DC डिमिंग होती है उसको IPS या फिर LCD वगैरह में इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन यहाँ पर पोको आपके लिए DC डिमिंग लेकर आया है OLED के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों करा गया है? बाकी सारे लोग इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, पोको इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? मेरे हिसाब से जो जितना मैं समझता हूँ, देखो जिस हिसाब की आपकी डिस्प्ले है, आपका 10 बिट का पैनल है, उसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। तो मेरे हिसाब से ये सारे फीचर देने के लिए पैनल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सैमसंग के एक लो एंड के कुछ फोन होते हैं जिसमें आपको एमोलेड मिलता है, और रियलमी का शायद एक फोन है जिसमें लो एंड में आपको एमोलेड मिलता है स्क्रीन। वहां पर देखा गया है कि फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब साफ दिखाई देती है। और जो मतलब सेंसिटिव नहीं थे, जो नॉर्मल एमोलेड से इतना ज्यादा प्रभाव जिनको नहीं पड़ता था, उनकी भी सिर में दर्द होने लगा। तो यहाँ पर रीजन हो जाता है कि जो पैनल है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मे बी एक तो प्राइस पॉइंट, दूसरा इतनी तगड़ी डिस्प्ले। तो इस चीज को करने के लिए जो पैनल है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा गया होगा, और उस चीज को फिक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें DC डिमिंग देखने को मिल रही है। अब हाँ, ऑब्वियसली पैनल कैसा है वो तो जब फोन हमारे हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। 10 बिट के लायक है या नहीं है वो भी तभी पता चलेगा। वैसे अगर मैं Mi11 Lite की बात करूं, मुझे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला, और ये चीज मैंने आपको उस वीडियो में भी बता रखी है कि आपको ये चीज फर्क तभी पता चलेगी जब आप उसको किसी बड़े स्क्रीन पे देखोगे। टीवी पे आप साइड बाय साइड 8 बिट और 10 बिट के डिस्प्ले को अंतर देखना चाहोगे, वहां पे दिखेगा। इतनी छोटी स्क्रीन में 6.7 6.8 में आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। खैर, अगर हम इसके बाद इसके स्पीकर्स की बात करें तो आपको डुअल चैनल मतलब स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आपको Dimensity 1200 मिलता है, जो कि एक्टिव लिक्विड कूलिंग के साथ कूल करा जाएगा। यहाँ पर ग्रिफेन की एक लेयर लगी हुई है जो एक्टिवली इसकी हीट को बराबर डिसिपेट करती रहेगी और आपको परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट मिलेगी। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 5G तो मिलेगा ही, लेकिन
पता नहीं, ऐसा मैंने देखा है जितने भी मीडियाटेक के प्रोसेसर हैं, बाकी सारे लोग आपको बहुत सारे बैंड्स दे रहे हैं, लेकिन पोको के अंदर आपको सिर्फ 2 5G बैंड देखने को मिलते हैं। अब ये चीज में भी कॉस्ट कटिंग के लिए करी गई होगी, क्योंकि अब आपको पता है जितने ज्यादा आप बैंड दोगे आपके फोन में उतनी ज्यादा आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शायद कॉस्ट कटिंग करी गई है। अब यहाँ पर अगर मैं गेमर्स की बात करूँ तो उनके कैसे मजे आए हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर डुअल वाईफाई एंटीना मिल जाता है, मतलब रेगुलर अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आपको नीचे के साइड में एक एंटीना दिया हुआ है, अगर आप गेम खेलोगे तो आपने इस चीज को कवर कर दिया। अब आपको एक ऊपर की तरफ भी वाईफाई एंटीना दिया हुआ है, जिससे आपकी लेटेंसी पर कोई फर्क ना पड़े, आपकी जो पिंग होती है गेम के अंदर वो पिंग पर असर ना पड़े। यहाँ पर आपको 3 माइक्स देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे और एक यहाँ पर। वही बात, जब आप इन दोनों को कवर कर दोगे तो यहाँ से आपकी आवाज अच्छे से जा सके। हालांकि कोई भी गेम ऐसे खेलता नहीं है, वो उसे कान में लीड लगा के ही खेलेगा, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद जो इनके एयर ट्रिगर्स हैं, एयर ट्रिगर्स इनको कहना गलत होगा, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक ट्रिगर्स हैं, जिसको इसने नाम दिया है मैगलेव ट्रिगर्स। ये बेसिकली सिंपल से एक प्रिंसिपल पर काम करता है कि मैग्नेट लो तो आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट, सेम नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज का इस्तेमाल करा गया है। और ये चीज पोको ने बताई है कि ये आपके मैकेनिकल जो स्विचेस आते हैं उनका जो टैक्टाइल फीडबैक होता है, उसको जब आप प्रेस करते हो तो आपको फीलिंग जो आती है, जो फीडबैक मिलता है, वैसा फीडबैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक जो अगर आप 2 मैग्नेट को पास में लाओगे तो वो लीनियर जो आपका दूर करने का फोर्स बनता है ना, वो लीनियर बनता है। तो ये चीज वो टेक्टाइल कैसे करेंगे इस चीज को, वो देखने वाली बात होगी, वो तो जब हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कैपेसिटिव से बात करूं तो ये कहीं ना कहीं उससे ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल जब आप दबाओगे तो आपको हाँ थोड़ी फीडबैक भी मिलेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। कैपेसिटिव में दब रहा है नहीं दब रहा है, वो चीज काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका आपको फीडबैक नहीं मिलता। अब यहाँ पर अगर मैं कैमरास की बात करूं तो आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा मिलते हैं। मैक्रो कैमरा को लाइन से हटा दो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। अगर मैं बात करूं इसके प्राइमरी सेंसर की, तो यहाँ पर जो कैमरा सिस्टम है उसको पोको ने कहा है कि ऐसा वैसा नहीं है, इसमें हमने अलग चीज करी है। क्या अलग करी है? यहाँ पर ईडी ग्लासेस का यूज करा गया है। ईडी ग्लासेस मतलब एक स्पेशल कर्वेचर ग्लासेस का इस्तेमाल करा गया है लेंसेज में, ताकि जो फोटोज आए वो और भी ज्यादा अच्छी है और भी ज्यादा शार्प आए। अब देखो, यहाँ पर जो ईडी लेंसेज हैं, मतलब जो आपके DSLR वगैरह में बड़े बड़े लेंसेज यूज होते हैं इस तरह के, वहां पर उनके मेनली 2 काम होते हैं। पहला, जो उसकी ब्लूमिंग होती है, जो कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसको कलर फ्रिंजिंग भी कहते हैं, मतलब वो कलर्स को कहीं ना कहीं स्कैटर कर देते हैं। अगर आपके सामने लेंस पे डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है कहीं से, तो वो साइड में थोड़ा सा हल्का सा ब्लूमिंग इफेक्ट डालने लगेंगे। एक तो ये, दूसरा यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो ज्यादा आपके सेंसर तक पहुंचेगी। तो अगर मैं इस चीज को एक स्मार्टफोन कैमरे के अंदर देखूं तो पहली जो चीज है कि कलर फ्रिंजिंग जो है उसको दूर करता है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपका सेंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि जब सेंसर बड़ा होगा तो आपको बोके इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, नेचुरल बोके इफेक्ट। उसकी वजह से जो फ्लेयरिंग आती है, उसकी वजह से जो कलर फ्रिंजिंग होती है, उसको इस तरह के ग्लासेस रिड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे स्मार्टफोन के सेंसर्स बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनके लिए ये लेंस सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। दूसरी अगर मैं बात करूं, हाँ नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये बात करें मोर लाइट की, तो हाँ सेंसर तक ज्यादा लाइट जरूर जाएगी। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये करी है कि इसका जो फोकल लेंथ रखा है वो f1/6 रखा है, मतलब इसका जो अपर्चर है, जो इसकी आंख खुलेगी वो काफी ज्यादा खुलेगी इन कंपैरिजन टू जो आपका अभी OnePlus Nord आया है उसका f1.88 है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा आपकी आंख उतनी कम खुलेगी, ये नंबर जितना कम होगा f1.2, f1.6, f1.8, f2.8, तो ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा आपकी आंख कम होती जाएगी, जितना ये नंबर कम होता जाएगा आपकी आंख खुलती जाएगी। जितनी आपकी आंख खुलेगी उतनी ज्यादा रोशनी आएगी, उतनी ही शार्प और उतनी ही अच्छी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या इस अपर्चर का एक्चुअल फोटोग्राफी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये चीज हमारे DSLR में ही फर्क डालती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग आपका कैमरा नहीं करता। फोन में पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारे एल्गोरिदम है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग AI एल्गोरिदम्स हैं, और वो फोटो को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं वो वही जाने। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बहुत ड्रास्टिक या माइनर सा भी मेरे हिसाब से तो कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपर्चर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बैटरीज की बात करें तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 5065 टू बी प्रिसाइज, और आपको एक 67 वॉट का फास्ट चार्जर
देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोको ने अपने इवेंट में कहा कि भाई देखो, हम क्या चाहते हैं कि आपका फोन बहुत तेज चार्ज ना हो, बहुत तेज डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि इससे आपकी बैटरी खराब होती है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी दिखाए, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि क्यों खराब होती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कितना प्रमोशन करता हूँ मैं अपनी वीडियोस का। खैर, तो खुद तो उन्होंने ये बोला कि फास्ट चार्जिंग से आपकी बैटरी डाई होती है, मतलब लॉन्जेटिविटी खत्म होती है। मैंने सोचा अब इस हिसाब से तो ये लोग मतलब उस चीज को कवर कर रहे हैं कि हम आपको 30 वॉट या 25 वॉट का चार्जर दे रहे हैं ताकि कवर करा जा सके, लेकिन आपको मिल रहा है 67 वॉट का फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर। तो मतलब कहना क्या चाहते हो, तुमने अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि 67 वॉट छोटी मोटी कोई वो नहीं है, बहुत बहुत फास्ट है। इससे भी आपकी बैटरी के लॉन्जेविटी पर फर्क पड़ता है। तो ये सारा पैकेज, इतने तगड़े तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको किस प्राइस में मिल रहे हैं, वो प्राइस देखो इन्होंने कल ही शायद करा है। ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये जो पेज है इन्होंने कल ही बनाया, क्योंकि OnePlus Nord 2 का प्राइस कल ही रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर आपको 6128 देखने को मिलेगा 26,999 रुपए। आपको 8128 मिलेगा 28,999 में, और आपको 8GB 256 वाला वेरिएंट मिलेगा 39,999 में। मतलब 27,000, 29,000 और 31,000। तो मेरे हिसाब से 8,256 मोस्टली लोगों के लिए नहीं है। प्राइस काफी ठीक रख रखी है, इतनी भी कोई वो नहीं है, लेकिन 8,256 मत ही लेना। सबसे स्वीट स्पॉट होगा 8,128 जो आपको 28,999 में देखने को मिलता है। OnePlus Nord 2 से 1,000 रुपए सस्ता। और पर्सनली अगर मैं बताऊं ना, तो दोनों फोन की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं सेम थी। K40 Pro को रीब्रांड करके पोको यहाँ पर ले आया, उसको डिजाइन में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, R&D में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, इन सब से उसका प्राइस कम हो गया। अगर मैं Nord 2 की बात करूं, वहाँ पर OnePlus 9 सीरीज की डिजाइन को पूरा उतार दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी R&D और डिजाइनिंग में कोई भी काम नहीं करा गया। तो ऑब्वियसली इससे इनकी प्राइसेस पर फर्क पड़ा है। और अगर मैं बात करूं F3 GT की, तो यहाँ पर एक और एक्साइटिंग चीज आपको मिल रही है। आपको मिल रहा है ये चीज MRP पर। अब ये MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये MRP है मैड रिवर्स प्राइस। मतलब अगर आप इसको पहले हफ्ते के अंदर खरीदते हो तो आपको जो भी फोन खरीदोगे उसमें आपको 1,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरे हफ्ते में अगर आप खरीदोगे तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 30 हफ्ते के बाद जब भी खरीदते हो तो आपको वही जो ये प्राइसेस बताई गई हैं इसी पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल बायर्स हैं उनके लिए 26,000 के अंदर ये एक बहुत स्टील डील हो सकती है। अगर मैं इसकी कंपैरिजन डायरेक्ट OnePlus Nord 2 से करूं, तो आपको डिस्प्ले ऑब्वियसली पोको F3 में ज्यादा अच्छी मिल रही है। एक्टिव कूलिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको यहाँ पर मैगलेव ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिल्ड जो है वो आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है, एक्टिव कूलिंग सिस्टम मिल रहा है। ये सारा कुछ आपको पोको में अच्छा मिल रहा है। लेकिन पोको कहाँ मार खाएगा मेरे हिसाब से? कैमराज में। मैंने गीकी रंजीत सर की वीडियो देखी, उसमें फ्रंट कैमरा तो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा। अब मुझे नहीं पता कि YouTube कंप्रेशन की वजह से हुआ है या फिर जो स्ट्रेट कैमरा से निकल कर आया है वही था, वो तो जब आएगा तो टेस्ट कर लेंगे। लेकिन कैमरा में मुझे पक्का पता है OnePlus ही यहाँ पर जीतेगा अपने 50 मेगापिक्सल के साथ, सोनी के सेंसर के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा सेंसर है, बड़ा सेंसर है। आपको OnePlus ज्यादा बेहतर फोटोज निकाल कर देगा। अभी के लिए अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो मतलब लाइट हो, जिसका OS लाइट हो, तो यहाँ पर OnePlus ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, क्योंकि OnePlus Nord का हमें पता है कितना कॉम्पैक्ट है, हैंडी फोन है, तो आप OnePlus की तरफ जा सकते हो। और वरना देखो, पोको F3 GT में सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ MI UI से है। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो MI 11 अल्ट्रा लेना चाहते हैं, दिल से लेना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज उनको रोक रही है, MI UI। तो बस ये थी सारी बातें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। बाकी की जो भी बातें हैं वो जब ये दोनों फोन्स हमारे चैनल पर कवर हो जाएंगे उसके अंदर हम जरूर कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी रिलेटेड सवाल है, चाहे पोको F3 GT से या फिर हमने OnePlus Nord 2 की भी वीडियो डाल रखी है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना, ताकि जब मैं वो वीडियो आए, या फिर OnePlus Nord की भी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, तो दोनों वीडियो को देखो। दोनों में आपको जो भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट कर दो दोनों वीडियो के, ताकि जब फ़ोन हमारे पास आएगा तब उस चीज़ को, उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के हम फ़ोन की टेस्टिंग करेंगे, और जब फ़ोन का फाइनल रिव्यू आएगा तो उसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।